हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको फॉरेस्ट की कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके साथ अगर कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। कहते हैं कि समुंदर अपने अंदर बहुत से राज छुपाए होता है जो कभी कभार लोगों को पता भी चल जाता है और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता। इसी तरह काले घने अंधेरे जंगल भी अपने अंदर बहुत से ऐसे राज छुपाए होते हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। ऐसी ही कुछ घटनाएं मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें जंगलों में अजीब सी घटनाएं हुई हैं, अजीब से क्रीचर को, अजीब से लोगों को देखा गया है। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मार्टिन नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको मार्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मार्टिन है। ये घटना मेरे साथ ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में घटी थी। बहुत ही अजीब घटना थी ये। घटना है 1980 के करीब की। मैं उस वक्त जंगलों में लकड़ियां काटने जाया करता था। जिस जंगल का चप्पा चप्पा मुझे बहुत अच्छे से पता था, उस जंगल में मैं अकेले ही जाता था, लकड़ियों को लेकर आता था। मेरे साथ अक्सर मेरे और भी दोस्त रहते थे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा अच्छी लकड़ियां लेकर आता था। जंगल के उस हिस्से में लकड़ियां थोड़ी गीली रहती थी क्योंकि अक्सर बारिश भी हुआ करती थी और वहाँ की रेत पे भी नमी बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से पेड़ की सारी जड़ें गीली होती थी। लेकिन मुझे सही अनुमान और सही पेड़ बहुत अच्छे से मिल जाता था। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर भी जाना पड़ता था। अजीब अजीब जगह पर जाके लकड़ियों को लेकर आना पड़ता था। मेरे साथ और भी लोग जाते थे, लेकिन उस दिन मैं अकेले गया था। उस वक्त मेरी उम्र 31 साल की थी। मैं जंगल के उस हिस्से में बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार दोबारा मैं उस जंगल के और भी ज़्यादा गहरे हिस्से में गया था। वो हिस्सा इतना घना और इतना बड़ा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। सूरज की एक रोशनी भी उसके अंदर नहीं आ रही थी। दोपहर का ही वक्त था। जंगल के बाहर एकदम धूप निकली हुई थी, लेकिन अंदर उतना ही अंधेरा। बारिश होने के बाद भी एक बूंद को जमीन पर पहुंचने में करीबन 1 मिनट से ज्यादा लगता था। वो इतना घना जंगल था। मैं उसी जंगल पे पेड़ काटने गया था। मैं कभी भी हरे पेड़ों को नहीं काटता था। मैं हमेशा उन्हीं पेड़ों को काटता था जो कि सूख गए हों या जिनमें जान न बची हो, क्योंकि मैं जंगल को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे खुद पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो मेरी रोजी थी, तो मुझे लकड़ियों को काटना पड़ता था। उस दिन भी मैं वही कर रहा था, लकड़ियों को काट रहा था। अंधेरा अंदर काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी अब तो मुझे अंधेरे में लकड़ियां काटने की आदत हो गई थी। जब मैं अपनी कुल्हाड़ी को इस्तेमाल कर रहा था और जब वो पेड़ पर लग रही थी तो उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। कई बार तो आवाज खुद घूम के मेरे पास ही आ रही थी। जंगल इतना शांत था। उस पूरे जंगल में मैं ही अकेला था। मेरे और भी दोस्त लोग थे जो कि जंगल के दूसरी तरफ पेड़ काट रहे थे, लेकिन मैं यहीं पर था, अकेले था। कुछ देर में वो लोग भी आने ही वाले थे, क्योंकि उनको ये जगह मैंने बता रखी थी। पेड़ काटते काटते मैं थोड़ा सा थक गया था, तो कुछ देर में आराम कर रहा था। मैंने अपने पास एक पानी की बोतल रखी हुई थी, उसी से पानी पी रहा था। तभी मुझे कोई आवाज आई। वो आवाज किसी के चलने की थी। अंधेरे में वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था और मैंने उसे साफ साफ देखा था। लेकिन मैं जिस पेड़ के पीछे बैठा हुआ था वो थोड़ा सा घना था और वहां पर अंधेरा भी था। वो चीज जब मैंने देखी तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। कोई जानवर था या कोई इंसान, मुझे नहीं पता, लेकिन आम आदमी के हिसाब से वो काफी ज्यादा बड़ा था, कम से कम 7 से 8 फुट का। उसका शरीर चमक रहा था। हाथ कमर से भी ज्यादा नीचे थे और पैर के पंजे काफी ज्यादा मोटे। शरीर उसका ऐसे चमक रहा था कि जैसे उसने अपने शरीर में अजीब सी बिजलियां लगाई हों और वो कुछ ढूंढ रहा था। बहुत ही धीमे धीमे चल रहा था। शायद मेरे वहां पर होने का उसको एहसास नहीं था, या फिर मुझे नजरअंदाज कर रहा था। वो एक अजीब सा दानव था। उसको देख के मैं डर गया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला, ना मैं कांपा।
मैं बस चुपचाप उसे देख रहा था। वो किसी चीज को ढूंढ रहा था और बहुत ही ज्यादा जल्दी में था। उसके शरीर की हरकतें देख के मैं साफ साफ बता सकता था कि वो गुस्से में है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। यह अजीब सा क्रिएचर इसी दुनिया का था या किसी बाहरी दुनिया का, मुझे यह भी नहीं पता। कुछ देर बाद वो एक पेड़ के पास गया। उसने उस पेड़ को छुआ और वो पेड़ भी उसी की तरह चमकने लगा। उस पेड़ के अंदर से फिर उसी के तरीके का एक क्रीचर और बाहर आया। सेम हाइट, हूबहू उसी तरीके का लग रहा था। उन दोनों क्रीचर्स को देख के मैं एकदम डर गया था। वो क्या थे, कहाँ से आए थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो लोग अपनी भाषा में कुछ बात कर रहे थे। अजीब सी भाषा थी वो। मैं कुछ देर उन्हें देख के एकदम शांत था और मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मुझे लगा कि अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो शायद वो लोग मुझे मार दे या फिर मेरे पे हमला कर दे। मैं किसी तरह वहां से निकलना चाह रहा था। हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए थे। मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे हाथ से वो पानी की बोतल छूट के जमीन पर गिरी और उसकी आवाज़ गूंजी थी। उसकी आवाज़ उन लोग तक पहुंची भी और उन्होंने मुझे देख भी लिया। मुझे देखते ही वो लोग पल भर में गायब हो गए जैसे कि हवा, और मैं भी वहां पर उन्हें देख के एक सेकंड भी नहीं रुका। जैसी उनकी नज़र मेरे पे पड़ी वो गायब हो गए और मैं वहां से तुरंत भाग गया। मैं अपनी कुल्हाड़ी और पानी की बोतल वहीं उसी जगह छोड़ दिया और जंगल के बाहर चिल्लाता हुआ भागते हुए चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और शायद वो लोग मुझे मार भी डाले, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। उसके बाद तो वो लोग दिखे भी नहीं और वो कहाँ से आए थे कहाँ गए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं बस भागते हुए जंगल के बाहर निकल रहा था। तभी मेरे वो दोस्त जिनको मैंने अपनी तरफ बुलाया था वो लोग अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ लेके उसी लोकेशन पर आ रहे थे जहाँ पर मैं था। उन्होंने देखा कि मैं भागते हुए आया हूँ और बहुत ज़्यादा डरा हूँ। मेरी आवाज़ सुन के वो लोग मेरे पास भागते हुए आए। मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर मैंने अजीब से क्रीचरों को देखा है। वो अजीब से लोग थे, पता नहीं कहाँ से आए थे। उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे साथ वो लोग वहाँ पर चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मेरी पानी की बोतल और लकड़ियाँ वहीं पर पड़ी हुई थी। उन्होंने बोला कि चलो चल के देखते हैं कि आखिर वहाँ है कौन। डर की वजह से मैं वहाँ पर गया भी नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैं वहाँ पर जा नहीं सकता हूँ। मैं फिर जंगल के बाहर भाग गया। उन्हें लगा कि शायद मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, इसलिए वो लोग उसी जगह पर गए जहाँ पर मेरी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और जहाँ पर मैं पेड़ काट रहा था। जब तक वो लोग वहाँ पर गए मैं जंगल से बाहर निकल चुका था और बाहर ही खड़ा था, लेकिन तब भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग कभी भी जंगल से निकल कर आएंगे और मुझ पर हमला कर देंगे। मेरे सारे साथी अंदर ही थे और मैं उनका बाहर इंतजार कर रहा था। इतना डरा हुआ था कि मेरी दोबारा अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं जंगल के बाहर ही बैठा उनका इंतजार कर रहा था। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। कुछ देर बाद मेरे सारे साथी कुछ लकड़ियाँ लेके बाहर आए। उन्होंने मुझे देखा कि मैं वहीं पर था, डरा हुआ था। उनके हाथ में मेरी कुल्हाड़ी और पानी की वो बोतल थी जिसमें मैं पानी पी रहा था। मैंने उन्हें बताया कि वहां पर मैंने कैसे क्रीचर को देखा। मुझे देखते ही वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, वहां अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उन्हें लगातार समझाता रहा, बार बार समझाता रहा कि वहां पर मैंने सच में ऐसे क्रीचर्स को देखा है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझसे बोला कि शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए थकान की वजह से मैंने उनको देखा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सच था। खैर उन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी और मैं जानता हूँ कि ये मेरा कोई वहम भी नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद से मैं कभी भी जंगल के उस हिस्से में लकड़ियाँ काटने नहीं गया और ज़्यादातर अब मैं लकड़ियाँ काटने अकेले भी नहीं जाता हूँ, किसी न किसी के साथ ही जाता हूँ। और ये घटना मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा अजीब घटना थी। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि रॉन के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रॉन है। जब हम छोटे थे उस वक्त लगभग हमारी उम्र करीब 11 से 12 साल की थी। हर वीकेंड में हमारे मम्मी पापा कहीं ना कहीं घूमने के लिए चले जाया करते थे। हमारे साथ हमारे अंकल एलेक्स रहते थे। वो अकेले ही रहते थे। उनका घर हमारे घर के जस्ट सामने ही था। मम्मी पापा के जाने के बाद अंकल एलेक्स ही हम लोग का ख्याल रखते थे। मैं, मेरा छोटा भाई और 2 छोटी बहनें, हम 4 लोग साथ में रहते थे। और मम्मी पापा के ना होने पर अंकल एलेक्स भी हमारे पास चले आया करते थे और हम उन्हीं के साथ ही खूब एंजॉय करते थे। उन्हें हमारे साथ खेलना, मूवीज देखना
और गेम्स खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उस रात काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मॉम डैड 2 दिन के बाद आने वाले थे। रात के करीबन 1 बज रहे थे। स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल कुछ ही घर होंगे। वो काफ़ी छोटा सा कस्बा था। अंकल रॉन उस दिन काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वो मेरी दोनों छोटी बहनों के साथ खेल के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उनको सुलाने के बाद वो खुद भी सो गए थे। हम लोग बैठ के टाइटैनिक मूवी देख रहे थे, मैं और मेरा छोटा भाई। हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अंकल रॉन भी काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद पर थे। हम लोगों ने उनके ऊपर एक चादर डाली और फिर बैठ के हम लोग दोबारा टाइटैनिक देखने लगे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बर्फ़ लगातार गिर रही थी। हम लोगों ने बाहर की लाइट्स भी बंद कर दी थी। अंकल रॉन के घर में एकदम अंधेरा था। उनका घर हमारे कमरे की खिड़की से साफ साफ नजर आता था। हम लोग उन्हीं के घर को देख रहे थे और साथ में मूवी भी देख रहे थे। तभी हमने देखा कि अंकल रॉन के घर के पास कोई खड़ा है। हमने उन्हें देखा था। वो हमारे घर की तरफ ही देख रहा था। मेरे छोटे भाई का नाम एरिस है। एरिस ने ही उसे देखा था। फिर उसने मुझे बुलाया। वो शायद अंकल रॉन के घर में घुस के चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो बस हमें ही देख रहा था। उसको देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो धीरे धीरे उजाले में आया और जब हमने उसके चेहरे को देखा तो उसका चेहरा हूबहू मेरे डैड से मिल रहा था। मैं और एरिस दोनों लोग हैरान हो गए थे। डैड तो मॉम के साथ ही गए थे, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे थे हमें नहीं पता चला। हम लोगों ने सोचा फिर हम अंकल को जगाएं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थे। तो मैंने और एरिस ने ये सोचा कि हम दोनों डैड का पीछा करेंगे और आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहे थे हम इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने तुरंत अपनी जैकेट उठाई और घर से बाहर निकल रहे थे। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से गिर रही थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। वो अंकल के घर के पास बिल्कुल नहीं खड़े थे। हमने उन्हें जंगल की तरफ जाते देखा था, उन पेड़ों की तरफ जो कि बर्फ़ से बुरी तरीके से ढके हुए थे। बर्फ़ भी लगातार गिर रही थी। उनकी हल्की सी झलक हमें दिखाई दी थी और हम लोग समझ गए थे कि वो वहीं पर ही गए हैं। हम भागते हुए ही उनकी तरफ जा रहे थे। बर्फ़ पे उनके पैरों के निशान बने हुए थे और हम उन्हीं पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से गिर रही थी। धीरे धीरे बर्फ़ गिरने की वजह से पैरों के निशान में बर्फ़ भरती जा रही थी और वो गायब भी होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम उनका पीछा कर रहे थे। उनका पीछा करते हुए हम अंधेरे घने जंगल में पहुंच गए। वहां पर बर्फ़ थोड़ी कम थी क्योंकि पूरी की पूरी बर्फ़ पेड़ों पर ही गिरी हुई थी और बर्फ़ कम होने की वजह से डैड के पैरों के निशान भी गायब हो गए थे। अब उनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आखिर वो अंधेरे में कहाँ गायब हो गए हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो आखिर यहाँ पर आए ही क्यों थे और मॉम कहाँ थी। हमें थोड़ा अजीब लग रहा था और हम हल्का फुल्का डर भी रहे थे। मैंने एरिस से बोला कि हम लोग घर चलते हैं, अंकल को लेकर आते हैं, उन्हें बताएंगे शायद डैड किसी मुसीबत में फंस गए हो या वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। हम अपने दिमाग में यही सब कहानी बना रहे थे। कुछ देर बाद हमें अंधेरे में एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी चीज़ को खींच के ले जाने की थी। हम दोनों भागते हुए धीरे धीरे उसी आवाज़ की तरफ गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक आदमी एक पैकेट में किसी चीज़ को खींचते हुए ले जा रहा था। वो एक बड़ा सा पैकेट था, इतना बड़ा पैकेट कि किसी इंसान की डेड बॉडी उसमें बहुत आराम से आ जाए। उस पैकेट का शेप भी एकदम डेड बॉडी जैसा ही था, सफ़ेद। उसे खींचते हुए वो एक बड़े से कैबिन के अंदर ले जा रहे थे जो कि जंगल के अंदर ही बना हुआ था। जंगल के उस घने हिस्से में आखिर वो कैबिन कहाँ से आया हमें कुछ भी नहीं पता। हमारी जानकारी के हिसाब से वहाँ पर ऐसा कोई कैबिन हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो एरिया पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। वहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेज भी पहुँच नहीं सकते थे क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और जंगल के इस हिस्से में हम दोनों कभी आए भी नहीं हैं। पापा हमें ज़्यादा जंगल के अंदर नहीं जाने देते थे, लेकिन वो जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अगर पापा हमें वहाँ पर जाने नहीं देते थे तो आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो डेड बॉडी किसकी थी हमें कुछ भी नहीं पता। एरिस रोने लगा था और मैं उसे शांत करा रहा था। हम फिर धीरे धीरे उसी कैबिन के पास जा रहे थे। जब हम कैबिन के पास गए तो वहाँ पे अंदर लाइट जल रही थी। दरअसल वो एक लैंप की लाइट थी। वो पूरा कैबिन अंधेरे में डूबा हुआ था। हमने उसकी खिड़की से देखने की कोशिश की। उसके अंदर एक आदमी था जिसने अपने उसी पैकेट में से एक डेड बॉडी को निकाल के एक प्लेटफॉर्म पे लिटाया था और वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। हम दोनों उसको देख रहे थे।
बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आखिर वो कौन था, यहाँ पर क्या कर रहा था? उसने जैसे ही अपना पहला बड़ा सा चाकू उठा के उस बॉडी के पैर काटे, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, चिल्लाने भी लगे। एलिस के चिल्लाने की वजह से वो तुरंत हमारी तरफ देखने लगा था। उसकी शक्ल हूबहू मेरे डैड से मिल रही थी। हम दोनों लोग ये चीज़ देख के एकदम डर गए और वहाँ से फिर भाग के घर की तरफ जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो हमारा पीछा भी कर रहा है, क्योंकि कैबिन से निकलते हुए और भागते हुए हम दोनों ने उसे देखा था। वो भागते हुए हमारी तरफ ही आ रहा था और हम भागते हुए जितनी तेजी से हो सके घर की तरफ जा रहे थे। हम अपने अंकल का नाम बुला रहे थे और डर रहे थे। अंधेरे में हमें ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। हमें फिर एक रोशनी दिखाई दी जो कि हमारे घर की ही थी। हम उसी का पीछा करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। हमारे चिल्लाने की आवाज़ पता नहीं कैसे पर अंकल ने सुन ली थी। वो तुरंत कमरे की खिड़की पर आए और उन्होंने देखा कि हम भागते हुए जंगल से घर की तरफ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो भी तुरंत कमरे से बाहर निकल कर आए। उन्होंने अपने हाथ में अपनी गन भी रखी हुई थी। हम लोग जाके उनसे चिपक गए और फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। हमने उन्हें बताया कि डैड ने वहाँ पर किसी को मारा है और उन्हें काटा भी है। जो कुछ भी हमने देखा साफ साफ हमने उन्हें बताया। उन्हें हमारी बात पहले समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हमने ऐसा क्या देख लिया। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हमें डरा हुआ देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान। उन्होंने हमसे बोला भी कि हम जंगल की तरफ क्या करने गए थे। हमने उन्हें सब कुछ सच सच बताया। हमने उन्हें कहा कि हमने डैड को जंगल की तरफ जाते हुए देखा और वहाँ पर वो किसी की बॉडी को काट रहे थे। हमारी बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सारी बातें हम उन्हें रोते हुए बता रहे थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर वो हम लोगों को घर के अंदर लेकर गए, सारे दरवाजे लॉक किए, हमें नॉर्मल किया और फिर हमसे डिटेल में सारी चीज़ें पूछी। हमने जो कुछ भी बताया उन्हें हमारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मॉम और डैड दोनों लोग तो बाहर गए थे, तो डैड यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। पता नहीं क्यों पर एलिस ने बोल दिया कि वो जिसको काट रहे थे वो कोई और नहीं, मॉम थी। जब उसने ये बोला तो हम लोग शॉक हो गए। हमारी दोनों बहनें सो रही थी, इसलिए उनके सामने हमने बात नहीं की। हम तीनों के दिमाग में यही सब चल रहा था। अंकल हमारी बात पर आ नहीं रहे थे, लेकिन हम ऐसी चीज़ें बोल रहे थे कि उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा था। उस समय डैड और मॉम से किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था। हम लोग फिर सुबह तक का इंतज़ार कर रहे थे। जैसी ही सुबह हुई अंकल ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और हमारे साथ फिर उसी लोकेशन पर गए जहाँ पर हमने उस कैबिन को देखा था। और हम देख के हैरान हो गए, वो कैबिन वहाँ से गायब हो चुका था। वो वहाँ पर था ही नहीं। बहुत ताजुब की बात थी, वो एक बड़ा सा कैबिन जिसमें 2-3 लोग बहुत आराम से रह सकते थे, वो रातों रात वहाँ से गायब हो गया था। उससे पहले हमने उस कैबिन को वहाँ पर देखा भी नहीं था। वो कहाँ से आया कहाँ गया हमें कुछ भी नहीं पता। हमने उन्हें साफ साफ बताया, लेकिन वहाँ पर उस कैबिन के होने का एक छोटा सा भी निशान नहीं था। इसके बाद किसी को भी हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमें लगा कि शायद हम गलत जगह आ गए या फिर हमने गलत जगह दिखा दी है। हमने वहाँ पर सारी जगह को देखा, लेकिन वो कैबिन हमें कहीं भी नहीं मिला। ऐसा लगा कि रात में जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था। हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर हमें क्या हुआ था, हमने किसको देखा था, डैड वहाँ पर क्या कर रहे थे। हम फिर चुपचाप घर चले आए। अंकल हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि हम रात में घूम रहे थे। उन्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ, उन्हें हमारी चिंता लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि मॉम डैड ने हमारी जिम्मेदारी उन्हें दी है, अगर हमें कुछ हो जाता तो वो क्या जवाब देते, इसलिए वो हमारे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। हमारी बात पर वो विश्वास नहीं कर रहे थे और हम दोनों सच बोल रहे थे। हम बस मॉम डैड के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनसे कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था। पूरी रात अंकल ने हमसे बात नहीं की और अगले दिन मॉम डैड सुबह आए। हमने डैड को देखा और उनसे दूर हट गए, लेकिन हम मॉम के पास ही थे। डैड ने हमसे पूछा कि आखिर हमें क्या हुआ। हमने कुछ भी नहीं बोला। फिर अंकल डैड को घर से बाहर ले गए और उन्हें सारी चीज़ें बताई। जब डैड दोबारा आए तो वो हमें गुस्से से देख रहे थे। उन्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पे वो गुस्सा हूबहू वैसा ही था जैसा उस दिन रात में हमने देखा था जब वो उस शरीर को काट रहे थे। इस घटना के बाद हमने डैड से करीबन 1 महीने तक बात नहीं की, क्योंकि हम उनसे डर रहे थे। डैड ने हमसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सबको इस घटना के बारे में पता चल गया था, लेकिन वे धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता गया। और उस रात के बाद से हमें कभी भी वो कैबिन नजर नहीं आया और ना ही वो आदमी जो कि हूबहू पापा जैसा दिखता था। ये थी फॉरेस्ट में घटी एक दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना केविन नाम के एक शख्स के साथ घटी थी।
और अब आगे की घटना मैं आपको केविन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम केविन है। ये बहुत ही छोटी सी घटना थी जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी थी, और बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैंने और बाकी मेरे दो दोस्तों ने, जिनका नाम टोनी और रेमो था, हम तीनों लोगों ने बस कैंप साइट जाने का प्लान बनाया था। हमारा कैंपिंग का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन वहाँ पर सब लोग कैंप लगाने आया करते थे, तो हमने सोचा था कि हम वहाँ पर जाएंगे, कुछ बियर पियेंगे और रात में लौटकर चले आएंगे। वहाँ पर हम अक्सर जाया करते थे जब हमें कैंपिंग करनी होती थी। खैर, हम 2 साल से कैंपिंग करने उस जगह पर नहीं गए। और भी लोग वहाँ पर जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों ने वहाँ पर कैंपिंग में जाना बंद कर दिया। वजह किसी को नहीं पता, बस लोगों का वहाँ पर आना जाना कम हो गया। हम तीनों लोगों ने यही प्लान बनाया कि वहाँ पर जाके हम लोग बियर पियेंगे। उस कैंपिंग लोकेशन के बीच में एक छोटा सा तालाब है, उसी के चारों तरफ लोग कैंप लगाया करते थे। हम वहीं पर ही जाने वाले थे। हम अपनी कार से वहाँ पर गए थे। रेमो ने बियर की कैंस पकड़ रखी थी, टोनी के पास कुछ खाने का सामान था, और मैंने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ा हुआ था, और हम तीनों लोग उसी तरफ जा रहे थे। हमने अपनी कार रोड पर ही पार्क कर दी थी, और वहां से पैदल हम उसी पॉन्ड की तरफ जा रहे थे जहां पर लोग कैंपिंग किया करते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा था। हम करीबन 2 साल बाद वहां पर जा रहे थे। रास्ता वैसे का वैसा ही था जैसे पहला था, बस लोगों के आने जाने के कम होने की वजह से उस रास्ते पे थोड़ी गंदगी हो गई थी। लेकिन फिर भी वहां पर जाके वो लोकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो पॉन्ड वैसे का वैसा ही था। पानी पहले से ज्यादा भर गया था, और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर थे। हम उन्हीं पत्थर के पास जाके बैठे हुए थे। हम लोगों ने बियर पीना चालू किया, और करीबन आधे घंटे तक वहीं पर ही बैठे रहे। हम उस जगह के बारे में बात कर रहे थे कि पहले यहाँ पर लोग कितना कैंपिंग करते थे और यहाँ पर कितनी मजा करते थे। हम लोग पुरानी बातें भी करने लगे। यही सब बात करते हुए रेमो ने एक सिगरेट जला ली। उसको सिगरेट पीने की आदत थी। हम लोग स्मोकिंग नहीं करते थे। उसका स्मोकिंग करना हम लोग को पसंद भी नहीं था, लेकिन वो अलग जाके स्मोक कर रहा था, और मैं और टोनी अलग बैठे हुए थे। कुछ देर तक हमने बात की, फिर अचानक से रेमो चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाते ही हम दोनों ने अपनी बियर की कैंस वहीं पर रख के उसके पास भागते हुए गए। हमने उससे पूछा कि आखिर उसे क्या हो गया, वो क्यों चिल्लाया। उसने कहा कि उसने सामने एक औरत और एक छोटी सी बच्ची को खड़े देखा है। वो औरत थोड़ी बूढ़ी थी, और उस बच्ची को उसने अपने गोद में लिया हुआ था। जब हमने ये चीज़ सुनी तो मैं और टोनी उसको देखकर हंसने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था। हालांकि नशे में तो हम लोग भी थे, लेकिन उतना नहीं जितना कि रेमो था। जब हम जोर जोर से हंस रहे थे तो वो हमें देख रहा था। उसकी आंखें डर की वजह से एकदम बड़ी हो गई थी। हमने उसे कहा कि तुम्हें किसी तरीके का कोई वहम हुआ है। उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने कहा कि उसने वहां पर एक औरत और एक छोटी बच्ची को देखा है, लेकिन हमें अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके वहम को दूर करना था, इसलिए हम दोनों रेमो को उसी जगह पर लेकर गए जहां पर उसने उन दोनों को देखा था। वहां पर कुछ भी नहीं था। हालांकि वो वहां पर जाने पर बहुत डर रहा था, लेकिन फिर भी उसको हम लोगों ने तसल्ली दिलाई कि वहां पर कुछ नहीं था। हम दोबारा पीछे घूमे, उस तरफ जाने लगे जहां पर हम पहले बैठे हुए थे, जहां पर हमारी बियर की कैन रखी हुई थी। जब हम उस तरफ जा रहे थे तो हम तीनों ने एक साथ वो औरत और उस छोटी बच्ची को उस पॉन्ड के ऊपर चलते हुए देखा। उन दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उस बूढ़ी औरत की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थी, और वो छोटी बच्ची हमें ही देख रही थी। उसको देखते ही हम तीनों लोग डर गए। उसने हमें कुछ भी नहीं किया। उन दोनों की आकृति एकदम ट्रांसपेरेंट आकृति थी। आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था। टोनी बहुत ज्यादा डर गया था। उसके हाथ में भी एक बियर की कैन थी। डर की वजह से उसने उस बियर की कैन को उन दोनों की तरफ फेंका, और वो बियर की कैन उन दोनों के आर पार होके गिर गई। वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा जोर से चिल्लाई थी। उसकी चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजी, और वो लड़की जो कि उसकी गोद में थी वो रोने लगी। और हम तीनों ने ये साफ साफ देखा। हम लोग फिर वहां से भागने लगे। जितनी तेजी से हो सके हम उतनी तेजी से भाग रहे थे। नशे में हमारे पैर बहुत ही बुरी तरीके से लड़खड़ा रहे थे। हमें हमारी कार की तरफ जाना था। हमें अंधेरे में हमारी कार दिखाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन वो दोनों लोग मेरा ही पीछा कर रहे थे, क्योंकि मुझे वहां का रास्ता अच्छे से पता था। भागते हुए हम अपनी कार में बैठे। डर की वजह से हमारी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और जंगल के उस हिस्से से लगातार उस औरत की चिल्लाने की और उस बच्ची के रोने की आवाज आई जा रही थी। हमारे हाथ पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे। टोनी मुझसे बोला कि गाड़ी को जल्दी खोलो। मैंने किसी तरह गाड़ी को खोला और हम उसमें बैठ गए।
और फिर हम अपने घर की तरफ गाड़ी को तेजी से भगाते हुए लाए। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ पहली बार हुआ था। हम तीनों लोग बहुत ज़्यादा नशे में थे, लेकिन वो हम तीनों का वहम नहीं था। और अब पता चला कि शायद वहाँ पर कोई भी कैंपिंग करने क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये दोनों आत्माएं वहाँ पर लोगों को दिखाई देती हैं और शायद आज भी वो वहीं पर ही हों। इस घटना के बाद से हम तीनों लोग कभी भी उस लोकेशन पर दोबारा रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी फॉरेस्ट से रिलेटेड 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।